गरीब ससुराल में एसी। मानसी अपनी सास कोमल, पति महेश और नंद रिया के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वो बहुत ही गरीब थे। वो जिस घर में रहते थे वो एक कमरे का छोटा सा टूटा फूटा घर था। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि घर में केवल एक ही पंखा था, पर वो भी बंद था क्योंकि घर में बिजली ही नहीं थी। इन दिनों कड़ी गर्मी पड़ रही थी और गर्मी में हर बार कोमल का शरीर पूरा लाल हो जाता था और उसके शरीर पर खुजली जैसे कई सारे दाग आ जाते थे। इस बार भी कोमल के साथ गर्मी में यही हुआ। एक दिन दोपहर में, लेना रिया बेटा, मुझे बहुत खुजली आ रही है बदन पर। अरे लेना, मुझे हवा कर देना। माँ, सवेरे से तो मैं आपको इस कपड़े के पंखे से हवा करती बैठी हूँ। अब कब तक करूं मैं हवा? हवा करते करते मेरे हाथ दर्द करने लगे हैं। लाइए रिया बहन जी, मैं माँ जी को हवा करती हूँ। नहीं बहू, तू खाना बना वरना महेश फिर आकर तुझे मारेगा। पहले तू उसके लिए खाना बना दे। मानसी का पति महेश, जो उसी गांव में मजदूरी करता था, वो जितना पैसा कमाता था वो सारे पैसों की शराब पी जाता था और घर आकर रोज मानसी को मारता जाता था। महेश घर में गिने चुने ही पैसे देता था, जिसके चलते मानसी और सबको भूखे रहकर ही अपना गुजारा करना पड़ता था। इधर कोमल अपनी तकलीफ में थी और मानसी घर में खाना बना रही थी। तभी महेश फिर से नशे में घर आता है और आते ही मानसी को मारने लगता है। जी, मुझे दर्द हो रहा है। बस कर महेश, अपनी पत्नी को मारकर अपनी मर्दानगी क्या साबित करता है? अरे अपने परिवार का पेट पालना सीख, तब मानूंगी तू बहुत बड़ा मर्द है। यहाँ तेरी माँ इतनी खतरनाक बीमारी से जूझ रही है और तू अपनी मस्ती में जिए जा रहा है। ये नहीं कि मेरी माँ कितनी तकलीफ में है, उसका इलाज कराऊं। इतना कहते ही कोमल वहीं बेहोश हो जाती है। ये देखकर रिया, मानसी और महेश हैरान हो जाते हैं। माँ उठिए ना, माँ उठिए, आंखें खोलिए। माँ जी क्या हुआ आपको? माँ जी आंखें खोलिए। महेश देखिए ना, माँ जी को क्या हो गया? ये आंखें क्यों नहीं खोल रही हैं? माँ! कोमल को अचानक बेहोश होता देख सब घबरा जाते हैं। महेश तो अपनी माँ की हालत देखकर कांपने लगता है। जी आप देख क्या रहे हो? चलिए हम माँ जी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। मानसी, रिया और महेश कोमल को जैसे तैसे उठाते हैं और पास के हॉस्पिटल में लेकर आते हैं, जहाँ डॉक्टर कोमल का चेकअप करते हैं। महेश भाई, आपकी माँ को एक बहुत ही खतरनाक गर्मी की एलर्जी है, जिसके चलते इनके शरीर पर खुजली जैसे फंगल इन्फेक्शन हो चुके हैं। इन्हें इसके कारण कमजोरी भी बहुत आ चुकी है। डॉक्टर साहब, माँ का इलाज हो तो जाएगा ना? इलाज तो कोई नहीं है, बस तुम्हें गर्मी के मौसम में इन्हें एसी की ठंडक में रखना होगा। इन्हें जरा भी गर्मी लगी तो इनके शरीर पर ऐसे ही होगा। और इस बीमारी को मामूली मत समझिए, ये जानलेवा बीमारी भी है। कब आपकी माँ के साथ क्या हो जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। इसीलिए आप आज से इन्हें एसी में रखिए, तभी इनके शरीर का लालपन और ये सारे खुजली के दाग खत्म हो पाएंगे। ये सुनकर महेश, रिया और मानसी के होश उड़ जाते हैं। हमारे घर में तो बिजली भी नहीं है, तो हम एसी कहाँ से लाएंगे? देखिए, आप और पीजिए शराब और बर्बाद कीजिए अपना पैसा। अब माँ जी को कैसे बचाएंगे हम? हमारा घर तो इतना छोटा सा है, ऊपर से उसमें बिजली भी नहीं है। अब हम माँ जी के लिए एसी कैसे लाएंगे? ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना मैं शराब जैसी गंदी आदत को अपने से लगाता, न मेरे परिवार की ये हालत होती। पर माँ, अब आप चिंता न कीजिए। अब से मैं रात दिन मेहनत करूंगा और खूब सारा पैसा कमाकर एक बड़ा सा एसी लूंगा, पर आपको अब तकलीफ में नहीं रहने दूंगा। उसके बाद सब घर चले जाते हैं और महेश गांव में नए काम की तलाश में निकल पड़ता, क्योंकि पहले जहां वो मजदूरी करता था वहां से उसे रोज के 100 रुपए ही मिल पाते थे। अब महेश को ज्यादा पैसों की जरूरत थी। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। तभी महेश को एक काम मिल जाता है। वो एक अनाज से भरे ट्रक में बैठकर पास वाले गाँव जा रहा था। तभी उस ट्रक के साथ एक दुर्घटना हो जाती है, जिसमें महेश के दोनों पैर टूट जाते हैं। 3 दिन बाद महेश के साथ ये घटना देखकर मानसी, कोमल और रिया बहुत रोने लगते हैं। ये सब क्या हो गया मेरे बच्चे के साथ? ये कैसी समस्या आ रही है भगवान जी? हम गरीब, पर पहले मुझे ये बीमारी ने अपने चपेटे में ले लिया और अब मेरे बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। माँ, मुझे माफ कर दो। जब मैं होश में नहीं था तो सब बात अच्छी थी, और जब मेरी आंखें खुली और जब मैं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाह रहा था, उसी समय मेरे दोनों पैर टूट गए और मैं आप पर ही बोझ बनकर बैठ गया। अब माँ के लिए ऐसी कहाँ से आएगा? जी आप चिंता मत करिए, अब मैं बाहर जाकर पैसा कमाऊंगी और अपने इस गिरते परिवार को रास्ते पर ले आऊंगी। भाभी, मैं भी आपके साथ चलूंगी काम करने, हम दोनों मिलकर कमाएंगे। नहीं रिया बहन,
अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई है। अगर आप बाहर जाकर मजदूरी करने लगोगे तो आपको रिश्ते नहीं आएंगे। मैं इस घर की बहू हूँ और बहू होने के नाते मेरा फर्ज है अपने ससुराल को संभालना। इतना कहकर मानसी गांव में आती है। तभी एक बड़े से घर के बाहर एक बोर्ड पर लिखा था कि इस घर में एक नौकर की जरूरत है। ये पढ़कर मानसी उस घर में चली जाती है। वो घर उसी गांव के एक दर्पण नाम के व्यक्ति का था। मालिक, आप मुझे अपने घर में नौकर का काम दे दीजिए। मुझे काम की बहुत जरूरत है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझ गरीब को ये काम दे दीजिए। ठीक है, बस तुम्हें काम अच्छे से करना होगा। दर्पण मानसी को अपने घर में नौकर का काम दे देता है। दर्पण अपने बड़े से घर में अकेला रहता था। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। अब मानसी रोज दर्पण के घर में आती थी और सवेरे से शाम तक दर्पण के घर में सफाई करने लगती थी। देखते ही देखते 10 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन दर्पण अपने घर में सोया हुआ था। तभी मानसी को दर्पण की फोटो दीवार पर लगी दिखाई देती है। महेश रोज मुझसे पूछते हैं कि मैं किस आदमी के घर काम करती हूँ। आज मैं दर्पण मालिक की ये तस्वीर अपने घर ले जाती हूँ और महेश को बताती हूँ कि मैं इनके घर सफाई का काम करती हूँ। मानसी जैसे ही दर्पण की तस्वीर दीवार से निकालती है, तभी उस तस्वीर के पीछे एक तिजोरी थी जिसे एक ताला लगा हुआ था। ये देखकर मानसी हक्का बक्का रह जाती है और वो दौड़ती हुई दर्पण को अपने कमरे से बाहर ले आती है। मालिक, मैंने जब आपकी तस्वीर इस दीवार से निकाली तो उस तस्वीर के पीछे ये निकला। अरे मानसी, तुमने वो किया है जो मैं बरसों में नहीं कर पाया। अरे ये तिजोरी मैं घर में सालों से ढूंढ रहा था। ये तिजोरी मेरी पत्नी की है। उसने मेरे कई सारे पैसे, सोने के बिस्किट और कई सारा खजाना मुझसे छीन लिया था और उसने मरते समय मुझसे कहा था कि उसने वो सब इसी घर में छुपाया है। और आज देखो, तुमने वो तिजोरी ढूंढी निकाली। हाँ दर्पण अपना खोया हुआ खजाना पाकर बहुत खुश हो जाता है और वो खुशी से मानसी को 5 लाख रुपए दे देता है। मालिक, इतने सारे पैसे? अरे मानसी, आज तुम्हारे कारण मुझे मेरा करोड़ों का खजाना मिल गया है। मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। इतने सारे पैसे? अब तो हमारे घर की सारी समस्या दूर हो जाएगी। इन पैसों से मैं एक बड़ा सा घर खरीदूंगी और माँ जी के लिए एसी भी लूंगी और रिया बहन की शादी भी करवाऊंगी। किसी ने सच ही कहा है, देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। अब कुछ ही दिनों में मानसी उन पैसों से बड़ा घर खरीद लेती है और अपने गरीब ससुराल वालों को उसमें लेकर चली जाती है। अब कोमल रात दिन नए घर में एसी में रहने लगी और रिया की शादी हो जाती है। उसके बाद मानसी दर्पण के घर में काम करने लगी और अपने परिवार के साथ एक हंसता खेलता जीवन बसर करने लगी। देखो, तपस्या आती ही होगी। तुम दोनों जल्दी से उसकी पसंद का खाना बना लो। आज खाने में सब कुछ उसकी पसंद का ही होना चाहिए। हाँ, चिंता मत कीजिए, हमने तपस्या की पसंद का सारा खाना बनाया है। अरे निशा, तुमने मेरी बहन तपस्या का कमरा तैयार करवा दिया या नहीं? ऑफ कोर्स, मैंने उसका कमरा पहले ही तैयार करवा दिया था। आखिर मैं उसकी भाभी हूँ, उसके लिए जो अच्छा होगा वही करूँगी। तभी उनके बड़े से घर में तपस्या आ जाती है। उसे देखकर उसके दोनों भाई बहुत खुश होते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। पूरे 5 साल बाद आई हो तुम लंदन से। क्या तुम्हें अपने भाइयों की याद नहीं आती? तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। लंदन का टूर कैसा रहा तुम्हारा? ऑफ कोर्स, आपने इतनी अच्छी अरेंजमेंट की थी तो अच्छा तो होना ही था। तुम्हें पता है तुम कितने खास हो। हमारे पूरे खानदान में तुम इकलौती लड़की हो और बहना, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करना तुम्हारे भाइयों का कर्तव्य है। तपस्या बहुत सुंदर और अमीर खानदान से थी और सबकी लाडली भी थी। उसके कहने से पहले उसकी सारी फरमाइश पूरी हो जाया करती थी। तपस्या के आने के बाद उसकी शादी का सिलसिला उठता है। हमारी तपस्या बड़ी हो गई है, अब हमें उसकी शादी करवा देनी चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी तपस्या अपने बॉयफ्रेंड आनंद को घर पर लेकर आती है। भैया, ये बहुत खास है मेरे लिए, इनसे मिलिए। इनका नाम आनंद है। जिस दिन मैं लंदन से वापस आई थी उस दिन मेरे साथ एक हादसा होने वाला था। एक कार से मेरी टक्कर होने वाली थी, लेकिन इन्होंने मुझे बचाया था। आज मैं आपके सामने इनकी बदौलत खड़ी हूँ। ये सुनकर रंजीत और विक्रम बहुत खुश होते हैं और आनंद को शाबाशी देने लगते हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया आनंद, तुमने हमारी इकलौती जान को बचाया है। और तपस्या, इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाई क्यों? जो हुआ उसे जाने दीजिए और इस लड़के को इसके हक का इनाम दीजिए। नहीं, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, ये तो मेरा कर्तव्य था। भैया, मुझे आपको एक और बात बतानी है। उस दिन के बाद से मैंने आनंद जी को बहुत ढूंढा, जिसके बाद ये मुझे मिले और मैंने इनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन मुझे इनकी आदतों से प्यार हो गया। भैया, मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ।
ये बात रंजीत और विक्रम के लिए एक बहुत बड़ी धमाके की तरह थी। वो अपनी बहन से एक गरीब के साथ शादी करने के लिए फौरन मना कर देते हैं। ये कैसी बात कर रही हो बहन? राह चलता कोई भी इंसान तुम्हारी मदद करेगा तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगी? अरे मैं जानता हूँ इन जैसे लड़कों को। ऐसे लड़के हमारी तपस्या जैसी अमीर घराने की लड़कियों को फंसाते हैं और उनसे शादी करके खुद सेट हो जाते हैं। बस कीजिए, आप मुझे जानते नहीं हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ और मैंने आपकी बहन को फंसाया नहीं है। रंजीत और विक्रम आनंद की बहुत बेइज्जती करते हैं। तभी तपस्या कहती है, मैंने सोचा कि आप मेरी बातों को समझोगे, मेरी फीलिंग्स को समझोगे, लेकिन आपने तो अपनी अमीरी का घमंड आखिरकार दिखा ही दिया। आपको अपनी अमीरी के आगे मेरी खुशी नहीं दिखाई दी भैया। मैं आनंद से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी, फिर चाहे आप मानो या ना मानो। चलो आनंद, यहाँ से चलते हैं। तपस्या आनंद का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से तपस्या घर में खाना पीना छोड़ देती है। अपनी बहन की जिद के आगे दोनों भाई झुक जाते हैं और आनंद से उसकी शादी करवा देते हैं। शादी के बाद विक्रम और आनंद दोनों अपनी बहन के घर उसे पग फेरे की रस्म के लिए लेकर आने की सोचते हैं। देखो, किसी भी चीज में कमी नहीं होनी चाहिए। कई सारी गाड़ियां बुक करो और मेरी बहन के लिए खूब सारे सोने के जेवर, घर का फर्नीचर और हर एक तरह की रहने की सुख सुविधा का इंतजाम करो। दोनों भाई पूरे इंतजाम के साथ अपनी बहन तपस्या के घर पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि उनकी बहन एक मजदूरों के जैसे कच्चे मकान में रह रही होती है, जहां केवल एक ही कमरा होता है। अरे आओ भैया, आओ अंदर आओ, आपका स्वागत है। तपस्या अपनी ही चुन्नी से वहां रखी कुर्सियों को साफ करती है, जिसके बाद उसके भाई उनके ऊपर बैठ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि उसी कमरे के अंदर एक मिट्टी के चूल्हे पर उनकी बहन गर्मी में काम कर रही होती है, जिसे देखकर उनसे बिल्कुल रहा नहीं जाता। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी, और इस एक कमरे के अंदर तुम गुजारा कैसे कर रही हो? भैया मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरे सास ससुर मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरी बहन जैसी नंद मेरे हर एक काम में मेरा हाथ बटाती है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, ये लीजिए खाना खाइए। तपस्या ऐसा कहकर उनके सामने खाना रखती है। खाने में केवल सूखी रोटी, दाल और सूखी सब्जी होती है, जिसे देखकर वो अचंभित रह जाते हैं। बहन, तुम ये गरीब वाला खाना कैसे खा लेती हो? तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, जीजाजी को साथ ले चलो। वहां तुम्हारे पास रहने के इतने सारे कमरे हैं, रहने की सारी सुख सुविधाएं हैं। हम जीजाजी का भी काम अच्छा सा लगवा देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें ऐसे गरीबी में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हो? ये मेरा ससुराल है, गरीब है लेकिन अच्छा है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन इस प्रकार अपनी जरूरतों के लिए आपके साथ जाना मतलब अपने पति का अपमान करके आना। अपने अमीर भाइयों के इतना कहने के बाद भी तपस्या उन्हें इनकार कर देती है, जिसके चलते उसके दोनों भाई गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद तपस्या अपने पति आनंद के साथ अपने भैया भाभी से मिलने अपने मायके आती है। इतने दिनों बाद आप दोनों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। भैया भाभी, आप सभी कैसे हो? हम तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी ये हालत जरा देखो। अपने आप को क्या हो गया है तुम्हें? और ये तुमने कैसे कपड़े पहने हैं? क्या इस तरह तुम्हारा पति तुम्हें खुश रखता है? तुम यहाँ शहजादी की तरह रहा करती थी, और ये सब छोड़ो, क्या तुम्हारा पति इतना गरीब है कि उसके पास एक जोड़ी नए कपड़े भी नहीं थे यहाँ आने के लिए? भाभी बस कीजिए, आप मेरे पति का अपमान कर रही हो। ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जरा अपने आप को देखो और इस फटीचर को देखो। अरे ये तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी खिलाने के लायक भी नहीं है। इसे छोड़ दो और हमारे साथ रहने लग जाओ। अपनी इस लग्जरी लाइफ को तुम कैसे छोड़ सकती हो? तपस्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप दोनों को जितना कहना था आपने कह दिया। मैं यहाँ आपके साथ अपनी खुशियाँ बांटने आई थी। मैं गर्भवती हूँ और ये खबर मैं सबसे पहले आपको देना चाहती थी, लेकिन इतना अपमान सहने के बाद अब मैं यहाँ एक और पल नहीं रहूंगी। चलिए आनंद जी। तपस्या अपने पति के साथ वापस घर लौट आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तपस्या गुस्सा थूक दो, ऐसे कब तक अपने भैया भाभी से नाराज रहोगी? उन्होंने तुम्हें अपमानित किया है, ये मैं कभी नहीं भूल सकती। तपस्या ऐसा कह रही थी कि तभी उनके घर के बाहर एक गाड़ी आती है, जिसके अंदर से उसके दोनों बड़े भाई और भाभी निकलते हैं। आप दोनों को चोट कैसे लगी? भाभी ये सब कैसे हुआ? बिजनेस में कुछ लोगों ने दुश्मनी के चलते तुम्हारे दोनों भाइयों के ऊपर हमला कर दिया और हमारे घर के बाहर भी गुंडे भेजे हैं ताकि वो तुम्हारे भैया को जान से मार दें। हमें कुछ दिन छुपने की जगह चाहिए, क्या हम तुम्हारे घर में रुक सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, चलिए अंदर आइए। उस दिन के बाद से उस कमरे के एक कच्चे मकान में तपस्या के दोनों भाई और भाभी आकर रहने लगते हैं।
एक कमरे में तपस्या का पूरा ससुराल किस तरह अपना गुजारा करता है, ये देखकर वो अचंभित रह जाते हैं। पूरा परिवार एक साथ खाता और एक साथ सोता, लेकिन किसी के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं। धीरे धीरे कुछ वक्त गुजर जाता है और उनका इतना अच्छा बर्ताव देखकर तपस्या के दोनों भाई कहते हैं, हम गलत थे तपस्या, तुमने बहुत अच्छे इंसान से शादी की है। तुम हमेशा से सही थी। तुम्हारा पति तुम्हें हमेशा खुश रखेगा और ये परिवार तुम्हारा हमेशा साथ देगा। हमें हमारी गलतियों के लिए माफ कर देना तपस्या। अरे भैया, आप लोगों को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपको ये समझ आ गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। उस दिन के बाद से तपस्या के दोनों भाई अपनी बहन और जीजा को बहुत सपोर्ट करते हैं, जिसके चलते आनंद भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करता है और उनके घर की भी परेशानियां दूर होने लगती हैं। कुछ ही समय में वो पैसे जोड़कर अपने लिए एक घर भी बना लेता है, जिसके बाद तपस्या एक बेटे को जन्म देती है, जिसे देखकर तपस्या के दोनों भाई बहुत खुश होते हैं और मामा बनने की खुशी में अपनी बहन और भांजे के लिए दोनों काफी कुछ सामान, खिलौने, कपड़े और मिठाइयां लाते हैं। जिसके बाद तपस्या अपने पति और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। हमारी बिटिया बड़ी हो गई है और अब हमें उसके लिए रिश्ता ढूंढना चाहिए। सुनिए जी, आप पंडित के पास अपनी बिटिया की कुंडली को ले जाइए। हाँ हाँ, कुंडली तो ले जाऊंगा, लेकिन ये तो बताओ कि बिटिया की शादी के लिए पैसे कहाँ से आएगा? शादी वही करेंगे जहाँ हमें लड़के वाले को दहेज ना देना पड़े। और ऐसे कब तक बैठे रहेंगे पैसों के चलते? जब तक रिश्ता ढूंढ लेंगे, नहीं तो रिश्ता मिलेगा कहाँ से? कावेरी अपनी बेटी निर्जला की कुंडली पंडित जी को दे आती है, जिसके बाद पंडित कावेरी को कई सारे रिश्ते बताते हैं। योग बनने लायक तो आपकी बेटी की कुंडली बहुत अच्छी है। कल मैं लड़के वालों को आपके घर ले आऊंगा, बस उनकी खातिरदारी अच्छे से कर देना। ये सुनने के बाद कावेरी खुशी खुशी वापस घर लौट आती है और इस बात के बारे में वो मनोहर को बताती है। देखिए, कल हमारी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, उसके लिए हमें पहले से तैयारी करके रखनी होगी। अरे भाग्यवान, घर में एक दाना तक नहीं है और कल लड़के वाले आ रहे हैं। थोड़ा सा राशन मैं उधार ले आई हूँ, कुछ न कुछ तो बना ही दूंगी उन लोगों के लिए। कावेरी की बात सुनकर मनोहर चुप हो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, कावेरी लाए हुए राशन से पकोड़े तलने लगती है, लेकिन चूल्हे पर पकोड़े बनाते बनाते उसे बहुत पसीना आने लगता है। अजी, कितनी गर्मी है, मेहमान घर पर आएंगे, हमारे घर में एक पंखा तक नहीं है। गरीब है, कर भी क्या सकते हैं। मैं जितना कमाता हूँ उसमें तो हमारे खाने पीने का ही खर्चा मुश्किल से निकल पाता है। तभी वहाँ पंडित रामलाल और वंदना के साथ आ जाता है। यहाँ आइए आइए, अंदर चलते हैं, अंदर चलिए। घर में आने के बाद वहाँ केवल एक चटाई बिछी हुई नजर आती है, जहाँ पर रामलाल और वंदना को बैठना पड़ता है। तभी उन्हें बहुत तेज गर्मी लगने लगती है। भगवान, यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है। ऐसे घर में मैं अपने बेटे का रिश्ता कैसे कर सकती हूँ? अरे पंडित जी, ये किन फकीरों के घर में लेकर आ गए हो आप हमें? अरे भाई साहब, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अरे बहन, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे घर में तो एक पंखा तक नहीं है, मेहमानों का स्वागत तुम ऐसे करोगे? पंडित की बात सुनकर मनोहर अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहता है, हम गरीब लोग हैं पंडित जी, हमारे घर में पंखा नहीं है। जैसे ही रामलाल और वंदना ये सब बातें सुनते हैं, वो चटाई से उठ खड़े होते हैं। अरे इतने आधुनिक समय में एक पंखा तक नहीं है तुम्हारे घर में, इतने फकीर हैं। अरे तुम तो हमारे मेहमानों को खाना तक नहीं खिला पाओगे, दहेज की तो बहुत दूर की बात रही। अरे पंडित जी, मैंने कहा था कि गरीब घर में शादी कर दूंगा, लेकिन इतने भी नहीं कि इनकी औकात एक पंखे की भी ना हो। ये कहकर रामलाल अपनी पत्नी के साथ उनके घर से निकल जाता है। उदास मत हो मेरी बहन, भगवान ने चाहा तो कोई ना कोई लड़का जरूर मिलेगा तुम्हारी बिटिया के लिए। पंडित भी ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद बेचारी निर्जला रोते हुए अपनी माँ और अपने पिता के पास आती है और उनसे कहती है, माँ, पिताजी, आपको मेरे लिए रिश्ते ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तो सदा आपके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन बिटिया, एक न एक दिन तुझे जाना ही है, और फिर ये तो हमारी बदनसीबी है जो हम अपने घर आए मेहमानों का ही स्वागत सही से नहीं कर पा रहे हैं। वो दिन उन सभी के लिए बहुत भारी पड़ता है। वो तीनों ही पूरे दिन उदास रहते हैं। ऐसे ही पंडित हर रोज कोई न कोई रिश्ता ढूंढ कर लेकर आता रहता है। अरे कितनी गर्मी हो रही है, कम से कम एक पंखा तो लगा ही सकते हो ना? अगर हमारी बारात इस घर में आएगी तो गर्मी के मारे मर जाएगी।
हम इस घर में रिश्ता नहीं करेंगे। ऐसा कहकर कैलाश निर्जला के घर से चला जाता है। वहीं निर्जला के माता पिता इस बार भी हाथ जोड़कर रह जाते हैं। चिंता मत करो, मैं फिर से कोई ना कोई रिश्ता जरूर ढूंढूंगा। एक पंखा लगाने की तो औकात नहीं है मेरी, और अपनी बेटी की शादी करने चला हूँ। अजी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? भगवान ने चाहा तो हमारी बिटिया बहुत अच्छे घर में जाएगी और हमेशा अपने जीवन में खुश रहेगी। एक तरफ निर्जला का रिश्ता लग नहीं रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ पवन शहर में पढ़ाई करके अपने घर लौट आता है। अरे बेटा, अच्छा हुआ तू आ गई। काफी समय बाद आया है और अब तेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। देख बेटा, मना मत करना। तेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब रहती है। मैं चाहती हूँ कि उनके जीते जी तेरी शादी हो जाए। मैंने कुछ लड़कियों की फोटो पंडित जी से मंगवाई है, उनमें से कोई लड़की पसंद कर ले। अरे माँ, आप भी ना। वैसे भी आपने सही कहा, अब मेरी शादी की उम्र हो गई है तो मैं अपने लिए लड़की खुद ही पसंद कर लेता हूँ। पवन के हाथों में कई सारी लड़कियों के फोटोज होते हैं, लेकिन इतनी सारी फोटोज देखने के बाद भी पवन को निर्जला की फोटो पसंद आती है। निर्जला की सादगी उसकी फोटो में भी झलक जाती है। इसे देखकर पवन अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे ये लड़की अच्छी लगी, आप एक काम कीजिए, इस लड़की के घर पर जाकर आप बात कीजिए। वाह बेटा, लड़की तो तूने बहुत अच्छी पसंद की है। जा, अब तू अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। मैंने पहले ही तेरे कमरे का एसी चलाकर छोड़ दिया था। कमरा पूरी तरह ठंडा हो चुका होगा। अपनी माँ के कहने पर पवन अपने कमरे में एसी की हवा में जाकर सो जाता है। वहीं अगले दिन सरिता रिश्ता लेकर निर्जला के घर पहुंच जाती है, जहां वो उन लोगों को इतना गरीब देख मुंह चढ़ाने लगती है। पंडित जी, ये कितने गरीब लोग हैं। ऐसे गरीब लोगों के घर में मेरे घर की बारात आएगी तो वो लोग क्या कहेंगे? लोगों के छोड़ो बहन जी, लोग तो आते हैं, खाते हैं और बातें बनाकर चले जाते हैं, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो। पंडित इतना कहता ही है कि तभी कावेरी निर्जला को सरिता के सामने ले आती है। निर्जला की सादगी देखकर सरिता को लड़की बहुत पसंद आती है। आखिर मेरे बेटे की पसंद बिल्कुल मेरी तरह है। मुझे लड़की पसंद है और मैं रिश्ते के लिए तैयार हूँ। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बारात में आए कुछ मेहमानों का स्वागत अच्छे से कर दीजिएगा। सरिता रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। उसके जाने के बाद कावेरी और मनोहर कुछ पैसे इकट्ठा करके बारात के लिए भोजन का बंदोबस्त करते हैं। बहुत जल्द सरिता अपने बेटे की बारात लेकर निर्जला के घर पहुंच जाती है, जहां सरिता के मेहमान उनके घर में इतनी गर्मी देखकर कहते हैं, हे भगवान, कितनी गर्मी है। इतनी गर्मी में तो मेरा दम घुट रहा है। मैं पहली बार इतनी गर्मी में बाहर निकली हूँ। यहाँ तो एसी भी नहीं है। तुम एसी की बातें कर रही हो? जरा देखो अपने चारों तरफ, यहाँ तो एक पंखा तक नहीं है। पता नहीं सरिता बहन ने क्या सोचकर इस घर में शादी कर दी। और अगर इतने गरीब परिवार में शादी करनी थी तो हम लोगों को क्यों बुलाया? कितने लीचड़ और फकीर लोग हैं ये। क्या इन लोगों से एक पंखा भी नहीं लगवाया गया? इससे अच्छा तो हम गरीबी में मर जाते, वही सही होता। निर्जला अपने माता पिता की इतनी बेइज्जती सुनकर रोने लगती है। जैसे ही ये सब कुछ पवन सुनता है और अपनी होने वाली पत्नी को रोते हुए देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। पवन अपने आए हुए सभी मेहमानों से कहता है, आप सभी को यहाँ मेरी खुशियों में आमंत्रित किया गया है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी यहाँ पर खुशी खुशी खाना खाइए और अपने घर को लौट जाइए, क्योंकि आपको यहाँ आकर मेरी होने वाली अर्धांगिनी के माता पिता की बेइज्जती करने का कोई अधिकार नहीं है। आया आप लोगों को समझ में? पवन बहुत विनम्रता से सभी मेहमानों का मुंह बंद कर देता है, जिसके बाद उसकी बारात के लिए आए सभी मेहमान पूरी सब्जी खाकर अपने घर लौट जाते हैं और पवन निर्जला से शादी करके उसे अपने साथ घर ले आता है। शादी के बाद वो अपनी गरीब पत्नी के गरीब माता पिता की बहुत मदद करता है, जैसे उनके टूटे फूटे घर की मरम्मत करवाता है और उनके घर में एक कूलर और पंखे भी लगवा देता है, जिसके चलते उनका जीवन भी आसानी से चलने लगता है। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप लोग अमीर हो तो आपके संगत में आने वाले सभी लोग अमीर ही होंगे। कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें उनकी गरीबी के चलते हम ठेस पहुंचाएं। हमारा फर्ज बनता है कि हम हर एक इंसान को अपने समान लेकर चलें और सभी का आदर करें।